महमूद अव्वल 2 अगस्त 1696 को अदरना में पैदा हुए। आप सुल्तान मुस्तफ़ा सानी के बेटे थे। सुल्तान अहमद सालिस की तख्त से दस्तबरदारी के बाद आप 1730 को 34 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 24वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 103वें खलीफा थे। तख्त नशी होने के चंद हफ्तों बाद तक आप सिर्फ नाम के ही सुल्तान रहे, क्योंकि उस वक्त हुकूमत बागियों के सरदार फतरना खलील के पास थी, जिसने सल्तनत के बहुत से ओहदेदारों को माजूल करके अपने हामियों को आला ओहदों पर फाइज किया। लेकिन कुछ ही अरसा में यनीचरी भी इससे तंग पड़ गई और फतरना खलील को उसके हज़ारों हामी के हमरा कत्ल कर दिया गया और तकरीबन 2 माह की शोरश के बाद ये बगावत फरो हुई। पाया तख्त में अमन कायम होने के बाद ईरान से जंग छिड़ गई, जिसमें शाह तमासिब को पै दर पे शिकस्तें हुई, जिस पर उसने सुलह की दरख्वास्त की। चुनाचे 1732 में तबरेज़, हमदान और इससे मुल्हिका इलाके ईरान को वापस कर दिए गए, जबकि जॉर्जिया, दागिस्तान और इसके मुल्हिका इलाके सल्तनत उस्मानिया ने पाए। लेकिन यह सुलह आर्जी साबित हुई। खरासान के हाकिम नादिर शाह ने इस सुलहनामे की शदीद मुखालफत की। उसने अस्फहान पर चढ़ाई करके शाह तमासिब को माजूल कर दिया और उसके लड़के अब्बास सालिस को तख्त पर बिठाया। इसके बाद वो उस्मानी जंग के लिए आगे बढ़ा और बगदाद का मुहासरा कर लिया। उस्मानियों को शुरू में कामयाबियाँ हुई, लेकिन यके बाद शिकस्तों के बाद नादिर शाह से सुलह की दरख्वास्त की गई। 1736 में नादिर शाह ने खुद को ईरान के बादशाह होने का ऐलान कर दिया और सुलहनामा मुरतब किया गया, जिसके तहत ईरान के साबका तमाम मफतू इलाके ईरानियों को वापस कर दिए गए। इस सुलहनामे में जल्दी की एक वजह यह भी थी कि रूस उस्मानी इलाकों में दरअंदाजी कर रहा था। उसने अज़ोफ के करीब 2 किलो पर कब्जा करके अज़ोफ का मुहासरा कर लिया और कुछ अरसे बाद अज़ोफ पर कब्जा कर लिया। इसके साथ साथ उसने क्रीमिया पर भी चढ़ाई कर दी। रूस ने क्रीमिया के बहुत से इलाकों को फतह करते हुए यहाँ कत्लो गारत और लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। उस्मानियों ने रूस से सुलह के लिए ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फ्रांस के जरिए मुतादिद कोशिशें की। इस दौरान ऑस्ट्रिया ने रूस के साथ खुफिया मुआहदा भी कर लिया। ऑस्ट्रिया ने रूस की तरह सल्तनत उस्मानिया पर अचानक हमला करने के लिए सुलह का बहाना किया और इस सिलसिले को तूल दिया। जब इसकी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो ऑस्ट्रिया और रूस ने सल्तनत उस्मानिया के साथ ऐसी शराइत रखी जो कि किसी भी लिहाज से काबिल कबूल न थीं। इसी दौरान रूस ने 1737 को ओग्जाकोफ शहर पर हमला कर दिया और इसको फतह करके वहाँ बहुत तबाही मचाई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया ने नीश पर हमला करके इसे फतह कर लिया और अपनी फौजें सर्बिया और बोस्निया रवाना कर दीं। यहाँ उस्मानी बड़ी बहादुरी से लड़े और न सिर्फ ऑस्ट्रिया को बोस्निया और सर्बिया के महाजों में शिकस्तें हुईं, बल्कि नेश को भी ऑस्ट्रिया से आज़ाद करवा लिया गया। अगले साल फिर ऑस्ट्रिया ताज़ादम फौजों के साथ हमले के लिए आगे बढ़ा और मेडिया पर कब्जा करते हुए दरियाए डन्यूब के करीब किले का मुहासरा कर लिया। लेकिन उस्मानियों ने ऑस्ट्रियन फौजों को भागने पर मजबूर कर दिया और इन इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। दूसरी तरफ रूस ने क्रीमिया पर मजीद हमले किए, लेकिन उस्मानी फौज डट गई और रूसियों को पह दर पे शिकस्तों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी पेशकदमी रुक गई। 1739 में रूस ने सल्तनत उस्मानिया के यूरोपीय इलाकों पर कब्जा करने की गर्ज से पोलैंड के इलाकों से होते हुए मोल्डीविया में दाखिल हुआ और इसके पाया तख्त पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया ने फिर सर्बिया पर हमला कर दिया, लेकिन उस्मानियों ने सदर आज़म अलहाज मोहम्मद पाशा की क़यादत में न सिर्फ ऑस्ट्रिया को बदतरीन शिकस्त दी, बल्कि इनका पीछा करते हुए बलगराद पर भी गोलाबारी शुरू कर दी, जहाँ ऑस्ट्रियन फौजों ने पनाह ली थी। ऑस्ट्रिया ने ऐसे हालात से तंग आकर 1 सितंबर 1739 को अपने हलीफ रूस से भी मशवरा किए बगैर उस्मानियों से सुलह कर ली, जिसके तहत बलगराद, बोस्निया, सर्बिया और वलाचिया के वो तमाम इलाके जो सुलहनामा पसारविच के वक्त ऑस्ट्रिया को दे दिए गए थे, उस्मानियों के हवाले कर दिए गए। यह सुलहनामा उस्मानियों के लिए एक अजीम कामयाबी थी, जिसने सुलहनामा पसारविच के दाग को धो डाला था। दूसरी तरफ रूस मजीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जब इसको ऑस्ट्रिया की बदतरीन शिकस्त और सुलहनामा का पता चला तो वो भी सुलह के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया की मदद के बगैर मजीद आगे नहीं बढ़ सकता था। रूस के वो सारे मंसूबे जिसके तहत वो इस्तांबुल को फतह करना चाहता था, धरे के धरे रह गए। रूस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान 18 सितंबर 1739 को जो सुलहनामा तय पाया, उसके तहत मोल्डीविया,
क्रीमिया के तमाम फतूहात और शहर अक्जोफ से रूस ने न सिर्फ दस्तबरदारी इख्तियार की बल्कि बहर अस्वद और बहर अज़ोफ में इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। अज़ोफ के शहर को मस्मार कर दिया गया और ये शहर दोनों सल्तनतों के दरमियान हद फासिल करार पाया। सुल्तान महमूद के दौर में बैरूनी जंगों के साथ साथ मुल्क में अंदरूनी सतह पर भी कुछ शोरशें उठीं, जिनमें से सबसे बड़ी शोरश शेख अब्दुल वहाब नजदी की वहाबी तहरीक थी। इस तहरीक को अमीर नजद इब्ने सऊद की हमायत हासिल थी। सुल्तान महमूद की कोशिशों के बावजूद इनके दौर में यह शोरश बढ़ती गई। इस वहाबी तहरीक ने अगले सलातीन के अदवार में भी बहुत फितना बर्पा किया। सुल्तान महमूद ने फ़ौज को ऑस्ट्रिया और फ्रांसीसी खतूत पर नए सिरे से मुनज़्ज़म करने के लिए फ्रांस से अपने मुशीर बोनफाल को बुलवाया, लेकिन फ़ौज ने इन तब्दीलियों से इनकार कर दिया, जिस वजह से बोनफाल ने सारी तवज्जो तोप खानों पर मरकूज़ कर दी। सुल्तान महमूद को तामीरात का बहुत शौक़ था, जिस वजह से आपने बहुत से इलाकों में अजीमुशान मसाजिद तामीर करवाईं। आपने 4 कुतुब खाने भी पाया तख्त में कायम किए। सुल्तान महमूद अपने अदल, हिल्म और तमाम रियाया के साथ यकसा इंसाफ करने में ख़ास तौर पर मशहूर थे। 13 दिसंबर 1754 को सुल्तान महमूद नमाज जुमा से वापसी पर बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। आपको इस्तांबुल में यानी मस्जिद के पहलू में दफन किया गया।